नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन साथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मुर्गी पालन वाला भाग चल रहा था, एक भाग हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। पार्ट दूसरी आज क्लास रहने वाली है, तो जो पार्ट फर्स्ट के साथ आपने नोट्स बनाए हैं उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। आज जो अपना मुर्गी पालन वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले जो मुर्गी पालन के अंदर हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ लिया है। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो भाई ये पहले जरूर क्लास देखना, ऑनलाइन वाला है। अगर आपने कोई पहले ये क्लास नहीं देखी तो पहले जरूर देखना। इसमें हमने मुर्गियों के बारे में इसकी रूपरेखा पढ़ ली थी। तो अभी तक जो हमने मुर्गियों के बारे में पढ़ा भाई, मुर्गियों के बारे में हमने वर्गीकरण कंप्लीट पढ़ लिया। आहार मुर्गियों का आहार आज पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ा हमने। सामान्य जानकारी पढ़ ली मुर्गियों की, मुर्गियों का वर्गीकरण आज पढ़ेंगे। मुर्गियों का आहार, आवास, अंडे, आर्थिक लाभ वगैरह आज इसमें पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। तो मैं बात करा आप पहला सामान्य जानकारी वगैरह देखिए। आप ये सारी मुर्गियों की नस्लें वस्लें देख ली थी उपयोगिता के आधार पर। आज बात करते हैं आहार प्रबंध। देखो भाई, कोई भी मुर्गी पाले तो सबसे ज्यादा खर्चो आवे आहार पर। जो ताके घर में थाने भी पाले तो थाने में खर्चो करना खाने पीना रो। अगर थे कोई खाता पीता नहीं रहो तो घर में कोई खर्चो ही नहीं होते, कमाओ ही कोई, नौकरी कौन लो। तो सबू ज्यादा खानो पीना मत खर्चो होवे। बात करा मुर्गी के आहार में लगभग 60 से 70%, 60 से 70% वे हैं वो आहार पर ही होता है। आहार के अलावा हो कहीं मुर्गी पालना रहे तो एक पिंजरो जोईजे और थोड़ा पानी जोईजे और दाना जोईजे, आ मुर्गी पाल ली। मुर्गी कभी नहीं कहती है आज मैं पार्टी करूंगी, आज मुझे पान खाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। आहार में क्या क्या लेती है मुर्गी? तो आहार में एक तो इसको जल चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, विटामिन, प्रतिजैविक पदार्थ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आहार में ली जाती है, ठीक है ना। चलो तो हेडिंग डालो आज आहार प्रबंध। आहार प्रबंध में सबसे पहले लिखो भाई, मुर्गी व्यवसाय में लगभग 60 से 70% व्यय खर्च आहार पर ही होता है। 60 से 70% जो व्यय है वो किस पर खर्च होता है? आहार पर ही खर्च होता है। और फिर आपको हेडिंग डालनी है, आहार के अंदर कौन कौन से जो तत्व हैं वो शामिल किए जाते हैं आहार के अंदर। तो आहार में देखो भाई, एक तो आपके तत्व शामिल हो जावे, एक तत्व शामिल करेंगे अपन जल, दूसरा लिखो कार्बोहाइड्रेट, फिर लिखो वसा, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, कुछ विटामिन है, कुछ प्रतिजैविक पदार्थ हैं, कुछ ऐसी मुर्गियों को खाने के लिए दिया जाता है। अभी आएगी मुर्गियों की डाइट, उसमें अपन सारी चीजें देखेंगे। छाप लिया भाई। चलो अब देखो, कार्बोहाइड्रेट कितनी होती है? 60 से 70%। 60 से 70% क्या होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। वसा की बात करें तो 2.5%। प्रोटीन की बात करा अपन तो 10 से 15%। खनिज की बात करा 0.8 से 0.8 से 1% खनिज होना चाहिए। और विटामिन की बात करा तो जहाँ उसके मुर्गी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। अब देखो, ये मात्रा आपके कहीं नहीं पूछी जाएगी, मैं ये बता देता हूँ आपकी सामान्य जानकारी के लिए। एग्जाम में कहीं नहीं पूछी जाएगी कि मुर्गी के खाने में वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, प्रोटीन। फिर भी अपन देखो कुछ चीजें होती हैं। काफी बार क्या होता है ना, पेपर कल्पना से परे बन जाता है। अपनी सोच से भी अगर परे कोई पेपर बन जाए और यहाँ दे दिया मैच करो भाई, प्रोटीन, वसा, खनिज और कार्बोहाइड्रेट दे दिया और मुर्गियों की कितनी मात्रा होती है, तो थे आ ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो कार्बोहाइड्रेट की होती है और सबसे कम मात्रा होती है वो खनिज की होती है। ज्यादा की कार्बोहाइड्रेट की, कम कम आ जाएगी खनिज की, ज्यादा किसकी आ जाएगी? कार्बोहाइड्रेट की। याद हो जाएगा ना, वसा और फिर प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट के बाद में अगर कोई मुर्गियों को ज्यादा दिया जाता है तो वो प्रोटीन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रोटीन। क्लियर? ये डायग्राम बना लो, ज्यो का ज्यो, ज्यो का ज्यो, या डायग्राम बनाकर छापना आपको, ठीक है ना। अब देखो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, 100 वृद्धि दर, 100 मुर्गियों की बात करा, 100 वृद्धि दर यानी जो कि अभी बढ़ रही है। वृद्धि दर पक्षियों को 9वें सप्ते में 40 किलोग्राम तथा 10वें सप्ते में 43 किलोग्राम आहार देना चाहिए। यानी कि 100 की बात करा, 100 मुर्गी की 9वें सप्ते के अंदर कम से कम आपको 40 केजी का आहार देना चाहिए।
और जे बात 10वें सप्ताह की कर ला तो यह आर बढ़ के आपके लगभग 43 kg का हो जाता है। बढ़ती हुई मुर्गियों के अंदर यह आहार की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो 100 वर्धिरत पक्षियों को 9वें सप्ताह में 40 kg तथा 10वें सप्ताह में 43 kg आहार की आवश्यकता होती है। मात्रा बढ़ा देनी चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है, छाप लो। अधिक लाभ प्राप्ति के अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए प्रति मुर्गी 100-120 ग्राम दाना। ये कोई मुर्गी अंडा देती है, ये कह रहा है अंडे देने वाली के लिए प्रतिदिन मुर्गी के मतलब 100 से 120 ग्राम, 100 से 120 ग्राम प्रतिदिन। प्रतिदिन क्या देना चाहिए इनको, कम से कम इतना तो खाना देना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट ये लिख लो, ये भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। तो एक तो हो गई 100 वर्धित पक्षियों के 9वें सप्ते 40 kg होना चाहिए, 10वें सप्ते में 43 kg कर दो। और दूसरा लिखो अधिक लाभ प्राप्ति के लिए, भाई कोई गाय दूध देवे, कोई भैंस दूध देवे तो उसके लिए अलग से डाइट होती है। थान में यही है, कोई नौकरी लागू हो तो इन अलग डाइट देवे। हम तो क्या है मरते हैं, डाइट लेते नहीं। पाव बादाम ले ली रहा ना, 250 ग्राम बादाम ले ली रहा गाँव रे में, तो यहाँ को हो जाए कि भाई मैं बादाम लियोड़ू बोलू को नहीं, और बोले क्या को नहीं मैं बादाम लियोड़ू, मैं खाटी चाट नहीं खाऊं, मैं दही नहीं खाऊं, मैं खटाई नहीं खाऊं, क्यों मैं बादाम लियोड़ू। अरे बावड़ा 250 ग्राम बादाम के हुए, हमारे जो हरियाणा के पहलवान है एक एक दिन की 250 ग्राम बादाम खाते हैं। तो फिर आप में से वो बताओ कि भाई जो 12 महीने बादाम खाता है ड्राई फूड, अब ड्राई फ्रूट में कुछ भी आ जाए, काजू, दाक, बादाम, अखरोट, गिरी, किशमिश, अंजीर, मुश्किल से 1-2 हाथ खड़े हो रहे हैं। मूंगफली, भींगुड़ा चना, मूंग, समझो, हाँ मूंगफली को गरीब की बादाम कहते हैं ना, वो भी भिंगो कर खाए तो बहुत गुणकारी होती है। डेली की कम से कम एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर, अगर आपकी स्टूडेंट लाइफ है तो आप मैं मानता हूं कि आपको ड्राई फ्रूट खाने चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 5-7 बादाम है, 2-4 काजू है, दाक है, किशमिश है, डेली खाना चाहिए आपको। जिस दिन बेटा नौकरी लगी ना उस दिन 1 सैलरी का काम है, कितनी, 1 सैलरी का काम है। तो डाइट मजबूत होनी चाहिए, जब खुराक मजबूत होगी तो दिमाग चलेगा आपका। खुराक ही मजबूत नहीं है थे खाली रोटी खाओ रोटी खाओ रोटी खाओ, रोटी खाने से क्या होगा, पेट फूल जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा। ड्राई फ्रूट ले, बादाम है, काजू है, दाक है, दूध है, लिक्विड है, जूस है, ये स्टूडेंट लाइफ में होना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। ठीक है, बाकी की थानी इच्छा। चलो भाई, आहार निर्धारित के सिद्धांत, बाजार में निम्नलिखित प्रकार के आहार उपलब्ध है। प्रारंभिक आहार जब मुर्गी शुरू से होती है, इसमें वर्दी आहार होता है, अंडा उत्पादन के लिए अलग से आहार होता है, प्रजनन वाली के लिए अलग आहार, बॉयलर के लिए अलग आहार। तो जो मुर्गी अंडा देती हैं उसे लेयर कहते हैं, जो मुर्गी मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है उसे बॉयलर कहते हैं। प्रजनन का अलग आहार है, अंडा का अलग आहार है। तो आहार निर्धारित करने के ये सिद्धांत है। सवाल क्या बन सके, सवाल यह बन सके कि भाई निम्नलिखित में से आहार निर्धारण का सिद्धांत नहीं है। हेलो भाई, हम दे दियो आपके ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 कोई और दे दियो। एन का भी सवाल बन चुके हैं एग्रीकल्चर जैसे में, ऐसे भी सवाल आ रखे हैं, तो ध्यान रख लेना। ये लिख लो, आहार निर्धारण के सिद्धांत लिख लो, कौन कौन से हैं, 5-6 सिद्धांत है, लिख लियो। सवाल का क्या कोई भरोसा थोड़ी है, सवाल तो कहीं से भी बन जाए। प्रारंभिक आहार, वर्दी आहार, अंडा उत्पादन वाला आहार, प्रजनन आहार छाप लिया। चलो हाँ, अगला क्वेश्चन देखो भाई, संतुलित आहार
कैसे तैयार किया जाता है? संतुलित आहार कैसे तैयार किया जाता है? तो देखो भाई, संतुलित आहार ही सबसे बढ़िया आहार होता है। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप क्या हो, STUDENTS स्टूडेंट्स हो, तो आपके आहार में क्या शामिल होना चाहिए मैं बता देता हूँ। आपके आहार में मुर्गी के आहार तो छोड़ो, आपके स्टूडेंट लाइफ के अंदर आपके आहार में एक तो होना चाहिए शामिल दुग्ध या फिर दूध, एक होना चाहिए जूस, पानी सबसे ज्यादा, बादाम, दाल, रोटी सबसे ज्यादा, ठीक है ना। छाछ या फिर दही। गुरुजी छाछ पीते ही तो नींद आवे, कौन नहीं आवे, कौन नहीं आवे। जब जिंदगी दांव पे लगी हुई है तो रफ्तार दुगुनी हो जाती है। साला था कि जिंदगी दांव पे कौन लगोड़ी है, तो था कि नींद तो बैठे बैठे गाड़ी में भी आ जावे, कि मन मोटरसाइकिल चला चलाता नींद आएगी। नींद क्यों आएगी बे, पर वो आदमी है जे खुदरी फिक्र है कि नींद आ जावे मर जावाला, तो क्या की नींद आवे। छाछ में इतनी क्या ताकत है जो तुम्हारी नींदों को रोक दे। तो छाछ भी होनी चाहिए, दही भी होना चाहिए, दाल रोटी ज्यादा से ज्यादा, और दूध, जूस, पानी, बादाम और फ्रूट। एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर ये संतुलित आहार है। इसमें आपको प्रोटीन एंड विटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड सब चीजें मिल जाएगी। अब तुम लोग क्या करते हैं, इसका उल्टा फॉलो करते हो। ए महा स्टूडेंट, हम खाते हैं पिज्जा, हम खाते हैं चाउमीन, हम खाते हैं बर्गर, हमें शौक है सैंडविच का, हमें शौक है मोमोज का, फिर हम पीते हैं चाय, और कुछ बचे भाई? अल्लाह भाई, मंचूरियन और ब्रेड। हाँ, तो ये प्राचीन जमाने में सब का सब ये खाना था, ये कुत्तों का खाना था। किसका खाना था भाई? कुत्तों का। ब्रेड, ब्रेड लोग पे राजा महाराजा कुत्ता ने डालना हाथ लेना था, उसकी वैलिडिटी इतनी होती है क्या कि ब्रेड खाओ। आपके एग्जाम में सवाल आ गया सिरोवन किया, राजस्थान के अंदर सवाल बन गया सिरोवन किया थे, कहीं जवाब दो। रात का बचा हुआ ठंडा भोजन अगर सुबह नाश्ते के रूप में किया जाए तो उसे सिरोवन कहते हैं, बड़ा गुणकारी होता है। रात की ठंडी रोटी और बटर मिक्स करके ऊपर से शक्कर के दाने डाल के खाओ, जिंदगी बन जाएगी, 10 साल उम्र बढ़ जाएगी, बाल काले हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, चेहरा गोरा हो जाएगा, चमक आ जाएगी। हाँ, यही एक सेल्समैन का अच्छा काम होता है प्रोडक्ट बेचने के लिए, है ना। तो ध्यान रखो, ठीक है। सिरोवन वो होता भाई। तो डाइट से फॉलो वो करो, दाल दूध छाछ वाली। अब ये होता है कि स्टार्टर्स आर, ग्रोअर्स आर, लेयर आर्थ, बॉयलर आर्थ, ये क्या होता है, इसके अंदर डिटेल से जाने की जरूरत नहीं होती है। ये सब आर में एक शामिल चीज है। जैसे दे दियो, मान लो स्टार्टर आर में किए हुए, तो इसमें होता है कि गेहूं के दाने इतना होना चाहिए, चापड़ा इतना होना चाहिए, मूंग के दाने इतना होने चाहिए, या फिर संगमरमर के टुकड़े इतने होने चाहिए। सारी की सारी चीजें इनमें शामिल हो रखी है, था कि एग्जाम में कभी नहीं आवे। इतो पूछ ले संतुलित आर के लिए, आर तैयार करने के लिए कौन कौन से हैं ये भाग, तो ये पूछ ले स्टार्टर आर, ग्रोअर्स आहार, लेयर्स आर और बॉयलर्स आर। लेयर्स का मतलब क्या होता है, जो अंडा उत्पादन करती है उनके लिए क्या होना चाहिए, मांस उत्पादन करती हैं उनके लिए क्या संतुलित आहार होना चाहिए। तो संतुलित आहार के अंदर डिटेल से जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल ये 4 पॉइंट याद रख लेना ना। चलो, अब आहार व्यवस्था की बात करें तो देखो, आहार में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने वाले दाने को शामिल किया जाता है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने वाले दाने को
ठीक है नहीं। था के बटे ज्वार पैदा ही नहीं रहते हैं, माडन ज्वार डालो। अरे भाई कोई कश्मीर गयो है, जे मारवाड़ रे में, जे अपने राजस्थान रे में काकड़ी काचरा देखे थे खेतर में, ज्यां अटे काकड़ी काचरा होवे वटे बादाम होवे, वटे सेव होवे, वटे अखरोट होवे, बेतो ही कोई सेव तोड़ लेवे। खेता में यही लागोड़ी है, कौन मना करे? था के खेत में कोई जावे, कोई कह दे मैं काचरो लूं, थे मना करो? थे क्यों इन काचरा 2 रुपये दे? अंट संड काचरे होते हैं यहाँ पर। ज्यां कश्मीर के अंदर जाओ आप, अंड संड सेवा होती है। तो थे कोई सेव ले ली, तोड़ने खाई ली। यहाँ चलो, मैं तो कश्मीर की छोड़ो, थे राजस्थान के हो तो कुंभलगढ़ दुर्ग कभी जाना, थे परशुराम महादेव जाना। कुंभलगढ़ दुर्ग से जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, इससे पहले जो पथरीला इलाका आता है, वहां पे एक फल है सीताफल। सीताफल खाया है ना? अंड संड लगे हुए। आप कोई भी सीताफल तोड़ो खाओ था के कोई मना को नहीं है। परशुराम महादेव में इतनी बड़ी बड़ी हो रही टोकरी है सीताफल डी, वहां 20-20 रुपये हम देवे, 30-30 रुपये हम देवे, क्योंकि खूब सारे वहां पे। ऐसे कश्मीर में होता है। तो जे था के स्थानीय, यानी कि जो आपके घर पर जो उपलब्ध है आसपास में, वो दाने आहार में क्या करने चाहिए? शामिल। यहाँ कोई नेट कोई चीज मिले कोई नहीं थे, बारू फोरेन मंगाओ, फजमिन खिलाओ, घर उड़ जावेला था का, ध्यान रख लियो। आहार संतुलित होना चाहिए, जिससे पक्षियों की सभी आवश्यकता की पूर्ति हो। यहाँ को नहीं थाने तो कोई आहार में प्रोटीन को नहीं थे खवड़ी को, प्रोटीन हर चीज में रहे, विटामिन हर चीज में आवे। कोई के प्रोटीन वाते मने मांस खानो जरूरी है। अरे बावड़ी भूत, प्रोटीन बहुत सी चीजा में होवे, जरूर थोड़ी। तू दूध पी ले, तू फ्रूट खा ले, तू बाजरा का रोट खा ले, तू मक्की का रोट खा ले, बहुत सारी चीजें मिलती है अंदर खाने वाली थी। अब देखो भाई, आहार में सस्ते दाने को शामिल करना लाभप्रद होता है। दाना सस्ता लीजो, सस्ता दाना नहीं लिया थे तो ये कोई मुर्गी ने बादाम कितना दिन खिला सको? कई वीडियो वायरल है, एक कोई किसान होवे पंजाब हरियाणा साइड का वीडियो ज्यादा वायरल होवे, वो क्या करे, एक कट्टे के अंदर बादाम काजू किशमिश दाख सब मिलाकर फिर वो लाकर भैंसे के सामने डालता है। अरे भैया थे रहने दो, लाडे सर माने कहीं समझाओ थे डेली भैया ने बादाम खिला सको? अरे भैंस भी डेली बादाम नहीं खा सके। देखो लिमिट में तो खाएड़ो सब चीज सही रहे, ताकि बादाम की मात्रा है उतल होना। तो जितनी मतलब मैं कहता हूं ना कि जितनी आवश्यकता हो कम पियोड़ो तो पानी गुणकारी है, बाकी वो भी नुकसान करे। बाकी के सब समझो, ज्यादा तो हर चीज नुकसान करे। तो देखो थाके अटे जो चीज मिले, दाना सस्ता लेना चाहिए, ठीक है ना, जिसको लंबे समय तक चले। मुर्गियों में दाने का पाचन और पाचन तंत्र के लिए गिजार्ड में होता है। किस में होता है भाई? ये पाचन या पाचन तंत्र होता है वो मुर्गियों के गिजार्ड में होता है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। प्रति पक्षी एक दिन का चारा की मात्रा 30 ग्राम होना चाहिए। चारा में जैसे रिचका है, कश्मीरा है, तारामीरा है, ऐसे कुछ हरी चीजें होती हैं, मेथी है, वो आप काट के मुर्गियों को खिला सकते हो हरे चारे में। अंडा देने वाली का आहार है वो 16% प्रोटीन होना चाहिए। अंडा जो दे रही है उसमें 3 से 4% कैल्शियम होना चाहिए और 2800 किलोग्राम की ऊर्जा मिलनी चाहिए, ठीक है ना, 28% है। हम देखो भाई इसमें आपको पहला पॉइंट क्या लिखना है? पहला पॉइंट लिखो, आहार में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने वाले दाने को शामिल करें। आहार व्यवस्था के अंदर लिखो, आहार संतुलित होना चाहिए जिससे पक्षियों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। छापना जियो का जियो, और क्या करना है। आहार में सस्ते दाने को शामिल करना लाभप्रद होता है। मुर्गियों में दानों का पाचन पाचन तंत्र के गिजार्ड में होता है। प्रति पक्षी है वो एक दिन की चारा की मात्रा है वो कम से कम आपके 30 ग्राम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 ग्राम। ओके चलो अब देखो, मांस वाले का आहार है वो मुख्य आहार प्रोटीन। हमें थे इसमें 3200 kg ऊर्जा ले लियो। इसमें प्रोटीन है वो 21 से 30% होना चाहिए। उसमें भी भाई 2800 किलोग्राम है ना। मुर्गियों की जो पाचन शक्ति बनाए रखने के लिए संगमरमर के छोटे टुकड़े रखते हैं जिसे ग्रिट कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुर्गियों की पाचन शक्ति बनाए रखने के लिए संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है ना,
टुकड़े रखते नहीं देते, टुकड़े देते हैं जिन्हें ग्रिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिट। ये सवाल आ रखा है एग्जाम में, फिर आ सकता है 100%, ठीक है ना। तो ये भी दोनों पॉइंट लिख लो भाई। मुर्गियों की पाचन शक्ति बनाए रखने के लिए संगमरमर के जो छोटे छोटे टुकड़े देते हैं उन्हें ग्रिट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उन्हें ग्रिट कहते हैं। ओके, छापो। अब आ जाएगी भाई मुर्गियों की आवास प्रणाली। मुर्गियों की आवास प्रणाली होती है, एक तो होती है घर के पीछे मुर्गी पालन, जे थाको घर है और घर लारी थे मुर्गी पालन कर दो। विस्तृत प्रणाली मारे तो घर को नहीं खेत है बाड़ा बाड़ा हुए, तो विस्तृत प्रणाली, अर्ध सघन प्रणाली, सघन प्रणाली, और एक आती है आवास प्रणाली। अब देखो कौन कौन सी होती है इसमें, आगे में डायग्राम भी है पर देख लो। घर के पीछे जहां पे आप कम से कम 10-15 मुर्गियां रखने वाले छोटा मुर्गी पालन हो, यहाँ कोने था घर तो है वो छोटो, घर तो बनी ओडे 20x20 में, और बेटा मुर्गा लेना जाओ 50 कुदा अड़ोस पड़ोस से नींद आराम कर दे, को हम बताओ रात का दिन का एक घर का करे को, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो आपके घर के अगर पीछे ही मुर्गी पालन करना है तो 10-15 मुर्गियां रखे, ज्यादा नहीं रखे। कितनी? 10-15 मुर्गियां, वो घर के पीछे कर सकते हैं। विस्तृत प्रणाली मुर्गियों का स्वतंत्र विचरण हो जिसमें, और प्रति एकड़ कम से कम 100 से 125 और अनुकूलित वातावरण में 250 पक्षी रख सका। विस्तृत प्रणाली बड़ी हुए, बड़ी रे में मुर्गियां आप कम 100-125 मुर्गी रख सको, और थाको माहौल सही हुए, ढंगरो हुए, तो 250 मुर्गी तक रख सको। पर आ पॉसिबल है विस्तृत प्रणाली। अर्ध सघन और सघन में एक तो पोल्ट्री घेरा प्रणाली होता है, एक उठाव मकान प्रणाली होती है। आवास प्रणाली के अंदर गहरी बिछाली, बिछावन आहत प्रणाली, तार फर्श वाला घर प्रणाली, पिंजरा प्रणाली। कहीं को नहीं है, एक बाड़ो बनाओ, बाड़ा चारों तरफ एक जाली कर दो, जाली करने में जाली चारों तरफ एक मेटिंग लगा दो, मैं मुर्गी रही। मुर्गी ज्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ सकती है, ठीक है ना, मुर्गी ज्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ सकती है, भारी भरकम सही होता है। पंखा में फांकड़ा घना हुआ, फांकड़ा ज्यादा हुआ तो उड़ नहीं पावे, ठीक है ना। अब देखो ये तो रहेगी था कि आवास प्रणाली, ये रहेगा था कुक्कुट आवास में काम आने वाले उपकरण। हम देखो इसके खाने के लिए, खाने का जो बर्तन फीडर्स होता है वो चित्र इस प्रकार से होता है। देखो यहाँ होता है, इसके अंदर इसका डाल दो, ये मुर्गी आएगी इसके अंदर, सीधा अंदर जाने की जरूरत नहीं, इधर से मुंह डाला अंदर से और आराम से दाना चुग सकती है। पानी के लिए ये पानी का बर्तन है, ये पानी का बर्तन है, अंदर मुर्गी जाए नहीं, स्नान नहीं करे, इसके लिए ये तार कर रखे हैं, अंदर से यहाँ से मुंह डालेगी और पानी पी लेगी। और अंडे देने का जो घोंसला होता है, ये बॉक्स होता है, ये बॉक्स के अंदर ही बैठती हैं, जो प्रजनन करेगी, जो अंडा देगी वो मुर्गी इसके अंदर आकर बैठेगी, और यहाँ पर क्या दे देगी? अंडा दे देगी बॉक्स के अंदर। तो अंडे कहीं पे बिखरने के चांस नहीं रहेंगे, अंडे फूटने के चांस नहीं रहेंगे, क्योंकि स्वतंत्र विचरण करती हैं। तो बाड़े में कहीं घूमती हुई अंडा कहीं पे भी दे दे तो घास में अंडे खोने का डर रहता है, घास में अंडे खोने का डर रहता है। आई बात समझ में? तो ये मुर्गी का बॉक्स हो जाता है, ठीक है। तो एक तो ये वाला डायग्राम आपको ज्यों का ज्यों बनाना है, और उसके बाद एक ये वाला डायग्राम है वो आपको ज्यों का ज्यों बनाना है। ओके, चलो भाई, इसके बाद अपन बात करें कुक्कुट के आवास के चयन के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक काले कोई मन मैसेज आयो तो वो के सर मुर्गी थे कम तो कौन लिखा रही हो? अरे भाई थे पशु परीक्षर को एग्जाम दे रही हो, 4th ग्रेड भर्ती को, ताकि IAS लेवल की तैयारी कौन करनी है थे। और ध्यान रखो कि पशु परीक्षर को थे एग्जाम दे रही हो। अब वो एक भैया मैसेज करे कि थे सर मुर्गी पालन थोड़ी कम तो कौन लिखाई। अरे भाई थने कोई मुर्गी रो कोई डॉक्टर थोड़ी बननो, 4th ग्रेड तू नौकरी करे पशु परीक्षरी, ताकि सीट निकालनी है। स्मार्ट स्टडी करो थे, जब तक स्मार्ट स्टडी नहीं करोला थाके जिंदगी में सिलेक्शन नहीं हो सकेला।
किताबें तो इतनी बड़ी बड़ी आती है भाई, थे कई कर लो किताबों, और जे थे किताबों में पढ़ सका तो फिर माने पढ़ाने की कड़ी जरूरत है, थे पढ़ लो घर पे। सिलेक्शन उसी का होगा जो ये चीज जान जाए कि छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है, उसका सिलेक्शन तय है। भरोसा है बढ़िया, जो लिखा है खूब है। हाँ, आप में से नहीं, जो ऑनलाइन में किसी का मैसेज आया था अपने वीडियो के नीचे, काफी तो भाई बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे। जब मैं तो वो कोई इंपॉर्टेंट मैसेज पढ़ता हूँ, मेरे स्टाफ होते हैं वो पढ़ते बेचारे टेक्निकल टीम के, कि गुरुजी इतना कोई मैसेज आज तक मत कोई दूसरा वीडियो नीचे नहीं देखिया, इतना प्यार भरा कमेंट आवे। तो भाई थे जो भी ऑनलाइन वाला थे ऑफलाइन वाला जो मारो वीडियो देखे और नीचे ते प्यार भरा कमेंट करो, थाने दिलू शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँ जो मारे वीडियो नीचे ते कमेंट करो बियार सिलेक्शन भगवान मारे तरफ पहला करे, दो क्वेश्चन मने आता हुए तो वो उन माइंड में आने सही हो जावे। आई बात समझ में? तो थे जो भी वीडियो अगर देखो तो दो काम करिया करो, एक तो उन्हें लाइक करिया करो, एक उन्हें कमेंट भी करिया करो। कमेंट करना काम करना और मजा आवे, ऊर्जा मिले, ठीक है। हम कोई क्या सर थे क्लास रेगुलर कौन लो, अरे बेचारे दिसंबर में एग्जाम है फिर भी मैं ले तो रहा हूं ना। अब मैंने देखो 19 तारीख का शेड्यूल डाल रखा है, 20 तारीख का डाल रखा है, 21 का डाल रखा है, 22 का डाल रखा है, कंटिन्यू धुआं उठाए दे वहां, कंटिन्यू वीडियो। अब कर लियो, करो तैयारी थे, मैं देखूं क्या करो। और होली रे बाद में, होली के बाद में आपको मिल जाएंगे पशु परिचर के नोट्स, फिर मैं हूं और नोट्स हूं, रटा के रख दूंगा, एक एक नोट्स मुंह पे रटा के रख दूंगा। आई बात समझ में? ध्यान रख लियो। चलो अब भाई बात करा कुकुट के आवाज के चयन के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए? एक, पहला, स्थान आबादी से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। यहाँ कोई नहीं कि स्थान आबादी ज्यादा दूर है जावे, थे घर में रोटियां चेपो वट था कि मुर्गिया कोई भेड़िया चेप जावे, कोई गिडगड़ा चेप जावे, एन को नहीं होना चाहिए। आवास घर के आसपास में होना चाहिए, आबादी के आसपास में होना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। स्थान थोड़ा ऊंचे पे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बारिश आए और मुर्गी पालन जो अपना बाड़ा बंडा का है वो उसमें पूरा पानी पानी हो जाए, मतलब मुर्गियां कहाँ रहेगी। थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश मिल सके, जैसे सूर्य प्रकाश मिले यूं नहीं अंडरग्राउंड मुर्गी पालन कर दो, ध्यान रख दो। आवागमन का पर्याप्त हो, पानी की व्यवस्था हो सके, भूमि साफ होनी चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो नॉर्मली मुर्गी पालन को ध्यान होनी चाहिए। और थे ये भी बात था लोग ध्यान को नहीं है तो थे था कि मुर्गी पालन करना रहे लायक ही नहीं हो। आई बात समझ में? तो फचे थे भाई मुर्गी पालन रे करना रे लायक को नहीं हो। हम देखो भाई अंडे मांस लिखा नहीं क्या? जल्दी जल्दी लिख ले। अरे वैसे टेलीग्राम पे पीडीएफ आएगी है। अरे भाई टेलीग्राम पे ऊपर ये पीडीएफ मिलती है, आप वहां से नोट्स बना लिया करो, ठीक है ना? हाँ चलो छाप लिया। अंडे मांस, अंडे के बारे में जानकारी लेनी है। यहां से भी एक सवाल आता है, अंडे में चूजा बनने की जो प्रक्रिया होती है वो इनक्यूबेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इनक्यूबेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनक्यूबेशन क्या होता है? अंडे में चूजा बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। भाई अंडे दो प्रकार के हुए, अंडा दो प्रकार का हुए, एक उर्वर और एक हुए अउर्वर। इंपॉर्टेंट। चूजा का बढ़ना जो नर मुर्गे की उपस्थिति में बनता है, और चूजे नहीं बनते, खाने वाले अंडे होते हैं। इससे कभी भी क्या नहीं बनेगा? चूजा नहीं बनेगा। इससे चूजा बनेगा ये केवल प्रजनन से होगा, मुर्गा मुर्गी के प्यार से ही होगा भाई, ये पॉसिबल, ठीक है ना? ये प्रजनन हुआ उसके अंदर तो ही ये अंडा मिलेगा उर्वर। ये बिना निषेचन भी अंडा मिल सकता है अउर्वर। तो जिससे चूजे बनते हैं वो उर्वर हैं, जिससे चूजे नहीं बनते हैं वो अउर्वर हैं, और जो खाने में काम आते हैं। डायग्राम छाप लियो। सवाल आ सकता है यहां से, बिल्कुल आ सकता है, इंपॉर्टेंट भी है तो सवाल क्यों नहीं आ सकता है यहां से? ओके। अंडे में चूजा बनने की प्रक्रिया को इनक्यूबेशन कहते हैं। फिर लिखना, अंडे दो प्रकार के होते हैं, एक उर्वर और एक होता है अउर्वर।
उर्वर चूजों को बनाना जो नर मुर्गे की उपस्थिति में बनता है, और अउर्वर होते हैं वो चूजे नहीं बनते हैं, केवल खाने के काम आते हैं। ओके, चलो। अंडे जो शयन का जो सर्वोत्तम समय है वो फरवरी मार्च का है। इंपॉर्टेंट चीज है। अंडे की गुणवत्ता की जो जांच है वो कैंडलिंग के द्वारा की जाती है। ये शब्दावली है, इंपॉर्टेंट है। एक अंडे का जो उद्भव काल होता है वो 21 दिन का होता है। अंडे में चूजा बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, और इसके लिए तापक्रम चाहिए आपको 100 से 103 फ़ारेनहाइट पर। ठीक है ना। शयन करने का मतलब समझ दो ना। मुर्गी होए, पक्षी होए, कबूतर होए, तितर होए, कोई भी होगा जो अंडे देता है, वो ज्यादातर जाकर अपने अंडों के ऊपर बैठता है। मैक्सिमम समय क्या करता है, अपने अंडों के ऊपर। तो उनके पंखों में जो उसके अंदर जो गर्मी होती है वो अंडों के ऊपर छोड़ता है। तो वो जो तापमान है वो तापमान हिट करता है, जिससे अंडे के अंदर क्या आता है, अंडे के अंदर वो होती है, शयन होता है, और जिससे चूजे बढ़ने का काम शुरू हो जाता है। तो कोई भी पक्षी देख लेना, अंडे बढ़ने के बाद वो घोंसला नहीं छोड़ता है। ठीक है ना। वो घोंसला उसकी मजबूरी में छोड़ेगा कि भाई अब मुझे खाने के लिए निकलना ही पड़ेगा, वरना वो पूरे दिन अंडे के ऊपर बैठा रहेगा। आई बात समझ में। तापमान को नियंत्रण करने के लिए। छाप लिया भाई। ओके। अब अंडे सेने की विधि दो हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक, एक मुर्गी 2 अंडा मत बैठ सके, 4 मत बैठ सके, 5 मत बैठ सके, 7 मत बैठ सके, कोई 100 अंडा पर थोड़ी बैठ सके। तो प्राकृतिक विधि और कृत्रिम विधि। कुड़क मुर्गी 8 से 10 अंडे सहन कर सकती है। एक मुर्गी है वो कितने, 8 से 10 अंडे सहन कर सकती है। कृत्रिम के अंदर एक साथ 3000 अंडे को सहन किया जा सकता है। उसके ऊपर लाइट से उसका क्या किया जाता है, तापमान सेट किया जाता है। प्रकाश में रोशनी होती है ना, तो लाइटें लगाई जाती है, रोशनी फेंकी जाती है अंडों के ऊपर, जिससे वो क्या होता है, हिट होए और उसमें चूजा बढ़ने वाली प्रक्रिया शुरू हो जाए। इतने ही तापमान चाहिए उसको। तो क्या करते हैं, उसके अंदर एक रोशनी लगाते हैं अलग अलग, तो उसके अकॉर्डिंग उसका तापमान सेट हो जाता है। ठीक है ना। तो देखो भाई, अंडे सहने की दो विधियां, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक में एक साथ 8 से 10 अंडे सहन कर सकते हैं, और कृत्रिम विधि के अंदर अपन एक साथ 3000 अंडे का सहन कर सकते हैं। छाप लो इसको। बिना शयन के अंडे के अंदर चूजा बढ़ ही नहीं सकता है ना, ध्यान रख लेना। अब देखो, ये भाई ये अंडा है आपके सामने। बाह्य जो कवच होता है, बाह्य कवच झिल्ली, वो छिलका कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, छिलका। अंत जो कवच होता है, अंदर का जो कवच होता है वो कहलाता है आपकी झिल्ली। अंदर का ये जो रेड कलर अंदर का दिख रहा है ना, ये कहलाएगी आपकी क्या, झिल्ली। और ये जो बाहर का जो कवच होता है ना, जैसे ये ले लिया ब्लू वाला, ये बाहर कवच, ये कहलाता है छिलका। ठीक है ना। आपको यहाँ से साफ दिखाई नहीं दोगा, तो दो ध्यान रख लेना, अंदर का कवच झिल्ली और बाहर का कवच छिलका कहलाता है। ठीक है ना। ये अंडा कुल मिला के इस प्रकार से आपको दिखाई देता है। ठीक है। अब देखो भाई, अंडे की जर्दी का काम, जर्दी होती है जो बाहरी जो आवरण होता है ना, अंडे को तोड़ते हैं तो पपड़ी बनती है ना, जो पपड़ी बनती है उसे जर्दी कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्दी। अंडे की बात करें, अंडे की जर्दी का आंतरिक भागों को सुरक्षित करना होता है। जो अंडे के ऊपर जो पपड़ी बनती है वो जर्दी कहलाती है, और जर्दी का मुख्य कार्य होता है अंडे की आंतरिक सुरक्षा करना। ठीक है ना। अब देखो भाई, मुर्गी के अंडे का औसत भार 58 ग्राम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने ग्राम होता है, 58, जिसमें से 34 ग्राम स्वेतक तथा 18 ग्राम जर्दी का होता है। 34 ग्राम तो अंदर वाला माल होता है, और 18 ग्राम उसके ऊपर जो फॉल आती है, जो कवर आता है, वो जर्दी होती है, वो 18 ग्राम की होती है। तो 18 और 34 मिला, कुल मिलाए 58 ग्राम का एक अंडा होता है। एक अंडे का वेट लगभग कितने ग्राम का होता है भाई, 58 ग्राम का हो जाता है। कितने ग्राम का, 58 ग्राम का। अंडे की जो सफेदी है वो एल्यूमिन प्रोटीन के कारण होती है।
अंडे का पीलापन है वो जेंथोफिल के कारण होता है और अंडे के कवच में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसीलिए काफी पक्षी दूसरे पक्षी के अंडे की जर्दी खा जाते हैं जिसमें कैल्शियम कमी हो। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, छाप लो इसको। अंडे का पीलापन, अंडे की सफेदी, अंडे में कवच में क्या पाया जाता है, एक अंडे का औसत भार कितना होता है, सबके सब एग्जाम में आने लायक हैं, सबके सब एग्जाम में आने लायक हैं। छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लियो। छाप लिया? अब देखो भाई, मांस में पाए जाने वाले अवयव कौन कौन से, मांस के अलावा अंडे में पाए जाने वाले अवयव कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अब बात करें मांस की। मांस में पाए जाने वाले अवयव या फिर अंडे के अंदर जो पाए जाने वाले अवयव दोनों, ये मुर्गी के मांस की बात की जा रही है। यहाँ पर बात करेंगे अपन मुर्गी के मांस में। एक मुर्गी के मांस में कौन कौन से अवयव मिलते हैं आपको मांस खाने में, तो देखो 65 से 80% जल की मात्रा मिलती है। 65 से 80% क्या मिलती है, जल की मात्रा मिलती है। 16 से 22% आपको उसमें प्रोटीन मिलेगा और लगभग ये वसा, खनिज और कार्बोहाइड्रेट, सारी की सारी मात्रा आपको इसके अंदर मिलने वाली है। ठीक है ना, हाँ, सारी मात्रा इसके अंदर मिलने वाली है। तो अब देखो भाई, जे आप जल की बात करा, जल, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीजें इसमें मिलेगी। इसी प्रकार जे आप अंडे में पाए जाने वाले की बात करा, तो अंडे के अंदर भी अपन बात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो जर्दी होती है, देखो ये यहाँ पर आंकड़ा सही नहीं लिखा है इसमें, नहीं सही है, 32% 5, ठीक है। तो देखो भाई, अवयव में पाए जाने वाले अवयव, देखो जल की मात्रा आ गई, इसमें प्रोटीन आ गया, वसा आ गया और खनिज आ गया। अब ये स्वेतक और जर्दी और कवच, एक अंडे के अंदर, संपूर्ण अंडे में स्वेतक होता है वो 58% हो गया, जर्दी 31% हो गई और कवच 11% हो गया। ये 100% अंडा की बात करा तो आपा, वरना अंडा 58 ग्राम का, सॉरी 58 ग्राम का ही होता है ना। पर अगर 100% अंडे की बात करा तो अब इसमें जल में इतने होते हैं, स्वेतक में इतना होता है जल, जर्दी में इतना जल होता है, प्रोटीन में जल इतना होता है स्वेतक के अंदर और जर्दी में इतना होता है। ठीक है ना, संपूर्ण अंडे की बात की जाए तो ये भी आपके डायग्राम एग्जाम में पूछे जैसा है। ठीक है ना भाई, तो अंडे में पाए जाने वाले अवयव और मांस के अंदर पाए जाने वाले अवयव कौन कौन से हैं। अब मैं कहता हूं, जैसे आपके एग्जाम में कहीं पे भी ये सवाल नहीं बढ़ने वाले, ये भी सवाल नहीं बढ़ने वाले, ये भी सवाल बढ़ने वाले नहीं, पर आपके जनरल नॉलेज के लिए ये आएगा कि अंडे में पाए जाने वाले अवयव कौन कौन से हैं। आपके पशु परिचय वाले ध्यान रख लेना, ये केवल पॉइंट के नाम पूछे जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जैसे आप नोट्स बना रहे हो ना, उसमें ये लिखो, अंडे में पाए जाने वाले अवयव कौन कौन से हैं और मांस में पाए जाने वाले अवयव कौन कौन से हैं, केवल और केवल नाम लिखने चाहिए, आगे आपको ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो मांस में पाए जाने वाले अवयव के नाम लिखो, जल, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट। इसी प्रकार अपन बात करें अंडे, अंडे की बात करें अपन, किसकी बात करें, अंडे की, बिल्कुल अंडे के अंदर भी लिखो, अंडे में एक तो जल, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ। ठीक है ना, जल, प्रोटीन, वसा और खनिज पदार्थ। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला चैप्टर रहने वाला है जहां से रानीखेत के बारे में हर बार क्वेश्चन आता है। कुक्कुट के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, कुक्कुट के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं। तो रानीखेत न्यू कैसल रोग, कारक क्या है, पैरामिक्सो वायरस T1 के द्वारा, फाउस फॉक्स चेचक, बर्ड फ्लू, गैम्बोरो या गुम्बोरो, मेरेक्स पक्षाघात,
सफ़ेद पुलोरम यानी कि सफ़ेद दस्त, खूनी पेचिश, तो ये सारे के सारे रोग हैं मुर्गियों के। तो इसमें से एक तो सफ़ेद दस्त वाला इम्पोर्टेंट है, बर्ड फ्लू वाला इम्पोर्टेंट है और रानीखेत वाला इम्पोर्टेंट है। ये सामने इसके कारक दे रखा है। जैसे रानीखेत रोग होता है वो पैरामिक्सो वायरस T1 के द्वारा होता है, चेचक होता है वो बेरिलियो एबीएम वायरस के द्वारा होता है, बर्ड फ्लू होता है इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है, पक्षघात की बात करें तो एविना ल्यूकोसिन वायरस के द्वारा होता है, सफ़ेद दस्त की बात करें तो साल्मोनेला पुरोरम जीवाणु के द्वारा होता है। तो मेन जो चीज़ है वो तीन रोग हैं वो आपके इम्पोर्टेंट हैं। तीन रोग कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं? तो एक तो है रानीखेत वाला, बर्ड फ्लू और सफ़ेद दस्त, ठीक है ना। खूनी पेचिश का भी देखना चाहो तो देख लियो। ये सारे के सारे रोग किससे संबंधित हैं? मुर्गियों से संबंधित हैं। किससे संबंधित हो जाएंगे भाई? मुर्गियों से संबंधित हो जाएंगे। छाप लो इसको, जियो का जियो। अब बताएंगे अभी रानीखेत क्या रोग होता है, किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। पहले इसको एक बार छाप लियो, छाप लो भाई इसको जल्दी से। हो गया? चलो भाई, अब रानीखेत के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखो ये रहा रानीखेत, रोग का कारक आ गया रानीखेत का। ये रहा आपके सामने रोग का कारक, पैरामिक्सो वायरस टाइप 1, T1 का मतलब टाइप 1। अब लक्षण का मतलब होता है तीव्र बुखार आना। लक्षण क्या है? इसके अंदर तीव्र बुखार आएगा, हरे रंग की दस्त होगी, श्वास लेते समय सीटी की दवनी और गर्दन एवं पैरों में लकवा। यानी कि इसकी विशेषता है हालीजे कोनी, मुर्गी अकड़ जावे, दस्ता है वो लागण लाग जावे, हरे रंग की दस्ता लागे इन्हें, सांस लेने में तकलीफ आवे, हाँ भरी जावे, सीटी आवे, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है ना। और बुखार में रहे एनी टाइम। ये रानीखेत रोग के लक्षण है। रोकथाम कहीं है बीमारी का? कत्लेआम करना। देखो कि नहीं रानीखेत रोग रह जाती है तो उन मुर्गी नहीं मार दो, उस मुर्गी को ही क्या कर दो, मार दो। पोल्ट्री फार्म की सफाई करवाना, क्योंकि रानीखेत आगे से आगे चला जाएगा। नियंत्रण है स्वच्छता एवं टीकाकरण के माध्यम से, और टीकाकरण प्रथम दिन के चूजे में लसोट वैक्सीन 8 से 12 सप्ताह, मुक्तेश्वर वैक्सीन, ठीक है ना। ये 2 वैक्सीन लगती है, ध्यान रख लेना। तो जैसे पोलियो का इलाज होता है उसी प्रकार रानीखेत का इलाज होता है। जे फिर भी था कि कोई मुर्गी में कोई रानीखेत मिल जावे तो उन मुर्गी को मारना ही पड़ता है, उसका कोई इलाज नहीं है भाई, रोकथाम ही उसका इलाज है। इंपॉर्टेंट है रानीखेत वाला, छाप लो। रानीखेत वाला रोग है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छाप लो। एग्जाम में मानो अगर मुर्गियों के रोग में से अगर कोई सवाल आया है तो वो रानीखेत का आएगा। और ये खतरनाक बीमारी है, जैसे मनुष्य में कोरोना बीमारी है ना, ऐसे मुर्गियों में ये बीमारी हो जाती है। अब देखो भाई सारथी डोज था कि कहीं कहीं देवे, जिनके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। शब्दावली, ब्रूडिंग क्या होती है? वर्दी करे चूजे जिनको 4 से 6 सप्ताह की उम्र में अधिक ऊष्मा देकर पालना, ये ब्रूडिंग कहलाता है। 4 और 6 सप्ताह की उम्र में ज्यादा ऊष्मा देना वो ब्रूडिंग कहलाता है। फीडर्स कहीं हुए एक विशेष प्रकार का बर्तन जिसमें मुर्गियों को आहार दिया जाता है, दाना दिया जाता है। जब अभी अपन उपकरण पड़े थे पीछे देखा ना, तो उसे क्या कहते हैं? फीडर्स कहते हैं। डिबिकिंग क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मुर्गी की चोंच को काटना डिबिकिंग कहलाता है। ऊपरी 1 से 1/4 व निचली 1/8 भाग में चोंच काटना क्या कहलाता है भाई? डिबिकिंग। ये क्यों काटी जाती है, कैसे काटी जाती है, सारी की सारी चीजें पढ़ा रखी हैं आपको पशु शब्दावली में। न्यूकोसिस अंडे के माध्यम से चूजों में फैलने वाली बीमारी है। अंडे के माध्यम से चूजों में फैलने वाली बीमारी है न्यूकोसिस। कैंडलिंग क्या होती है? मुर्गी के अंडे की गुणवत्ता की जांच होती है वो कैंडलिंग के द्वारा। और कैपोनाइजेशन क्या होती है? मुर्गे में बंदीकृत करने की विधि है, मुर्गे में बंदीकृत करने की विधि है। छाप लो भाई सारथी डोज को। जो अपने नोट आ रहे हैं उसमें सारे के अंदर सारथी डोज मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये रामबाण है, ये मेल का पत्र है, इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है ना। सारथी डोज सब में छाप लो, सब में छापना है। तो
बुक आएगी भाई, थोड़ा तो खटाव करो थे, थोड़ो ने सो राखो, बुक आएगी 100%, ठीक है ना। बुक क्या अपने हाथ के लिखे नोट्स है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं। अब देखो भाई, मुर्गियों से संबंधित शब्दावली कौन कौन सी है, लास्ट पेपर है, पढ़ लो। देखो, वयस्क नर होता है मुर्गियों में, उसे कॉक कहते हैं। वयस्क मादा होती है उसे हैन कहते हैं। मुर्गी का जो बच्चा होता है उसे चिक कहते हैं। और बंध्याकृत मुर्गा होता है उसे केपेन कहते हैं। मुर्गी का जो समूह होता है उसे झुंड या फिर फ्लॉक कहते हैं। मुर्गियों के अंदर जो मैथुन क्रिया होती है उसे सर्विंग कहते हैं। और मुर्गी का जो तापमान होता है वो 105 डिग्री से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। हेलो, सारी जानकारी मुर्गियों की एक जगह पे ही है ना। मुर्गियों की जो नाड़ी गति होती है वो 200 से 400। श्वसन दर होती है वो 15 से 30 होती है। मुर्गी में जो गुणसूत्र होते हैं वो 78 होते हैं। मुर्गी के मांस को चिकन या फिर सफेद मांस कहते हैं। और कुड़क मुर्गी के मांस को टेंडर मांस कहते हैं। कौन सा मांस कहते हैं, टेंडर मांस कहते हैं। जे था के साफ नहीं दिखे तो मैं 20 बार बता दियो था, टेलीग्राम के ऊपर पीडीएफ मिले बटू ते छाप लियो ना। ज्यादातर ऑनलाइन विद्यार्थियों की दिक्कत आ रही है तो भाई टेलीग्राम पे छाप लेना आप। केंद्रीय पक्षी केंद्र कहां पर है, इज्जत नगर यूपी के अंदर है, बरेली यूपी। मुर्गे में जो कलंगी तथा वेटलस यानी कि लोलक स्वर पैरों में पीछे की ओर छोटे टखने उपस्थित होते हैं, जबकि मुर्गियों में ये सब अंग नहीं होते हैं। कलंगी, पैरों के पीछे जो टखने होते हैं, ये मुर्गी मुर्गे की पहचान है कि भाई मुर्गी क्या है या फिर मुर्गा कैसा होता है, ये उसकी पहचान है, ठीक है ना। तो भाई लोगों, मुर्गी वाला चैप्टर आपके कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसकी एक प्रश्नोत्तरी करवा दूंगा आपके, तो उसके बाद इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद मैं बता दूं आपको, कंटिन्यू क्लासें डाल रखी हैं। भैंस की नस्लों की एमसीक्यू की मैराथन क्लास लेके आ रहा हूं मैं, वो भी आपको देखनी है। अच्छे से क्वेश्चन देना, भैंस का एकदम भैंस का पूरा निचोड़ निकाल देंगे उसमें, ठीक है ना। फिर उसके बाद घोड़े, ऊंट, गधे, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, वो भी क्लास लेकर आ रहा हूँ। 20वीं जो पशु रिपोर्ट है वो, उसमें बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों के डाउट है, हमारे ऑनलाइन वालों को बहुत ज़्यादा डाउट थे, तो वो भी एक क्लास वापस करेंगे। उसमें कुछ 1-2 आंकड़े हैं, कुछ जिले हैं, उसको भी अपन सुधार कर लेंगे। थे 20वीं पशु रिपोर्ट थे लाइव, जरूर देख लीजिए। मैं थाना भी बता दूं, जिंदगी बन जावेला, 1-2 सवाल 100% आवेला, ठीक है। धन्यवाद, ओके।